देखो रिसोर्सेज क्या होता है, ऐसा कोई भी चीज़ जिसका हमारे लाइफ में यूज़ हो और हम उसको यूज करना जानते हों और वो हमको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेचर से मिल जाता हो, वैसे ही रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे प्लांट भी क्या एक तरीके का नेचुरल रिसोर्स है, एनिमल भी एक तरीके के नेचुरल रिसोर्स है। उसी तरह सॉइल, वाटर, एयर, ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमको वापस जैसे हम यूज करते जाते हैं और फिर वापस से वो रिसोर्सेज हम लोगों को मिलते रहते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, सन का लाइट हमारे लिए क्या है, एक तरीके का नेचुरल रिसोर्सेज है। विंड एनर्जी हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज है, बिकॉज सनलाइट, विंड ये हमेशा बार बार हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। दैट्स वाई ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज माने जाते हैं। ठीक है, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ये सारे के सारे हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मतलब जब तक अर्थ रहेगा तब तक ये रिसोर्सेज हमारे लिए रहेंगे, ये ख़त्म नहीं होने वाले। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं कि एक बार अगर वो ख़त्म हो गया तो दोबारा उनको गेन करने में हमको हज़ारों करोड़ों साल लग सकते हैं और तब तक तो हमारा ही लाइफ ख़त्म हो जाएगा। जैसे कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज माने जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे लिए लिमिटेड क्वांटिटी में हैं, इसी वजह से हमेशा इस बात के लिए हमको फोकस्ड होना चाहिए कि हम जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको हम लोग लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करें, अनलिमिटेड क्वांटिटी में यूज नहीं करें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम उसको यूज करेंगे उतना ज़्यादा वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे और एक ऐसा समय आएगा कि वो रिसोर्सेज पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा। उस समय ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि हमारे बाद की जो अपकमिंग जनरेशन है वो फिर उस रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हमेशा कंजर्व करके रखना चाहिए और हमेशा नए नए न्यू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की डिस्कवरी करते रहनी चाहिए। जैसे कि हम वाटर का बात करते हैं, वाटर एक तरीके का नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। अब वाटर हमको कैसे मिलता है, वाटर साइकिल के जरिए मिलता है। तो वाटर को कंजर्व करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट वाटर इस अर्थ पे लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। इसलिए वाटर हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज माना जाता है। वाटर को कंजर्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को वाटर को अनवांटेड वे में कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा ट्री होंगे, जितने ज़्यादा प्लांट होंगे, उतना ज़्यादा रेनिंग होगा और जितना ज़्यादा रेनिंग होगा उतना ज़्यादा हमको वाटर एज ए रिसोर्सेज मिलता रहेगा। उसके बाद वाटर को इम्प्योर नहीं करना चाहिए। जैसे वाटर रिसोर्सेज में हम लोगों को वेस्ट, पॉल्यूटेंट वगैरह फ्लो नहीं करने चाहिए। जैसे फैक्ट्रीज़ वगैरह अपना वेस्ट उसमें डंप कर देती हैं, लोग जानवरों को उसमें धोने लगते हैं, लोग उसमें कपड़े धोते हैं, वेस्ट हाउस होल्ड या डोमेस्टिक वेस्ट को उसमें फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से वाटर क्या होता है, इम्प्योर हो जाता है और हमारे फिर किसी काम का नहीं रहता। तो हमें ये सारे चीज़ों को रोकना चाहिए और वाटर कंजर्वेशन के लिए जहाँ तक हो सके पॉन्ड, लेक, डैम्स ये सारे क्रिएट करना चाहिए, ताकि रेन वाटर को लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करके रखा जा सके। क्योंकि कभी अगर वाटर का प्रॉब्लम हुआ, वाटर स्कैरिसिटी जैसा सिचुएशन हुआ, तो हम वो स्टोर किए हुए, रिजर्व किए हुए वाटर को यूज करके अपना काम पूरा कर सकें। थर्ड, एक और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जैसे सॉइल। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि रॉक्स के डिग्रेडेशन की वजह से या रॉक के छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक होने की वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सॉइल के प्रिपेयर होने में हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं, इसलिए सॉइल का कंजर्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न माना जाता है। अब सॉइल इरोजन को या फिर सॉइल को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को अफॉरेस्टेशन यानी लार्ज क्वांटिटी में ट्रीज़ वगैरह लगाना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, पेड़ के रूट्स क्या होते हैं, सॉइल को पूरी टाइटली बाइंड करके रखते हैं, जिसके वजह से फ्लड वगैरह नहीं आता और सॉइल इरोजन नहीं होता। उसके अलावा हम लोगों को टेरेस फार्मिंग करना चाहिए। जैसे माउंटेन एरिया में क्या होता है, छोटे छोटे टेरेस कटिंग करके उस तरीके से फार्मिंग करने से क्या होगा, फ्लड जैसा एक्टिविटीज़ कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, और सॉइल पूरी मजबूती से चिपका हुआ रहेगा। उसके बाद ओवर ग्रेजिंग नहीं करना चाहिए। जैसे कहीं पे ग्रास लैंड वगैरह होता है, तो जो ग्रासेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी सॉइल को पूरी तरीके से बाइंड करके रखते हैं। अगर कैटल्स वगैरह सारे के सारे ग्रास को ही ग्रास कर जाएंगे तो फिर ग्रास ही ख़त्म हो जाएगा और उस कंडीशन में फिर सॉइल बाइंडिंग का कोई ऑप्शन
नहीं रहेगा, तब उस कंडीशन में जब रेन वाटर आएगा तो वो पूरे पूरे सॉइल को एलिमिनेट कर देगा। इसलिए ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करना चाहिए और उसके अलावा प्रॉपर ड्रेनेज और इरिगेशन का सिस्टम भी अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद सॉइल में एक और चीज़ है, सॉइल का फर्टिलिटी को ग्रो करना। अब सॉइल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एग्रीकल्चरिंग प्रैक्टिस के लिए। सॉइल एग्रीकल्चरिंग के लिए तभी ज़्यादा यूज़ हो पाएगा जब उसका फर्टिलिटी मेंटेन हो। अब सॉइल का फर्टिलिटी मेंटेन होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमको उसमें नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज करना चाहिए, क्रॉप रोटेशन का प्रोसेस यूज करना चाहिए। मतलब एक पर्टिकुलर पीस ऑफ सॉइल पे एक ही टाइप्स का क्रॉप्स को फार्मिंग नहीं करना चाहिए, हमेशा क्रॉप्स अल्टरनेट करके चेंज करके, कभी उस पर वीट का फार्मिंग कर लिए, कभी राइस का फार्मिंग कर लिए, कभी पल्सेस का, इस तरीके से रोटेशन करते रहना चाहिए। उसके बाद सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ समय को हम लोगों को सॉइल को वैकेंट छोड़ना चाहिए, मतलब 3 4 5 महीने तक सॉइल पे कोई भी क्रॉपिंग नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से सॉइल का फर्टिलिटी वापस से बूस्ट हो सके। नेक्स्ट एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, यानी अफॉरेस्टेशन को प्रमोट करें। फॉरेस्ट वगैरह में जो फायर जैसे इंसिडेंट होते हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है। ओवर ग्रेजिंग को कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस करना चाहिए। फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जहाँ तक हो सके फॉरेस्ट में बहुत सारे क्रिएचर्स भी रहते हैं। ठीक है। फॉरेस्ट क्या होता है, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड लाइफ क्रिएचर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हाउस की तरह काम करता है। उसी तरह फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ वगैरह होते हैं वो हमें फ्रेश ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंस की वजह से फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों को जितना ज़्यादा हो सके इम्पॉर्टेंट स्टेप्स उठाना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट के ज़रिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लाए गए हैं, जैसे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे चीज़ें बनाई गई हैं। हमारे इंडिया में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए वन महोत्सव भी चलता है। ये एक तरीके का फेस्टिवल है जिसके थ्रू हमारे कंट्री के ओवरऑल हर पार्ट में मैक्सिमम ट्री प्लांटेशन किया जाता है ताकि फॉरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए भी हमारे इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इम्प्लीमेंट किया गया, जिसका मेन मोटिव है फॉरेस्ट और फॉरेस्ट में रहने वाले जो भी वाइल्ड लाइफ क्रिएचर्स हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो इनिशियल मेजर स्टेप्स लिए जा रहे हैं, हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए। फॉरेस्ट और फॉरेस्ट में रहने वाले क्रिएचर उनके प्रोटेक्शन के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए।